और हमारे कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, जो अभी जो लोग सरकार में हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पावर सरकार में है तो पावर में भी है। कभी बोलता है कि आप रशिया से तेल खरीदो, कभी बोलता है कि नहीं खरीदो। भाई इंडिया इज़ ए सॉवरेन कंट्री है, तो इंडिया डिसाइड करेगा कि हमको किससे तेल लेना है, नहीं लेना है, कम लेना है या ज़्यादा लेना है। अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर आ जाता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ये सब रीस्ट्रक्चर होंगे, तो फिर वो बताएंगे कि कैसे कैसे दुनिया को चलाना है। 80 करोड़ लोगों को अगर मान लीजिए राशन देना पड़ रहा है ना, 80 साल बाद, हमारे आज़ादी के 80 साल बाद 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, क्यों देना पड़ रहा है? वाई शुड वी गिव फ्री राशन? अगर आप लोगों को कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो सरकार में बैठ करके क्या फ़ायदा है? वो सरकार कुर्सी है भाई, वो जनाजा थोड़ी है आपका। अब उतर जाओ, दूसरे को दो जो चला पाएगा अच्छे से। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर लॉजिकल बातचीत में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम साहब, और मेरा बहुत बहुत सलाम और नमस्कार टू द ऑडियंस ऑफ योर लॉजिकल बातचीत। लॉजिकल बातचीत के सामीन और शायकीन का बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर सबसे पहले आज हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि कोई पहले पुराना वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, ठीक है, तो अब उसको रिप्लेस करने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारी जो चीज़ें जो है चेंज होंगी। जैसे मान लीजिए कि अभी ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, ठीक है, दुनिया का जो निज़ाम है अभी कौन कंट्रोल कर रहा है, किनके हाथों में है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें तब्दील होंगी, तो उसकी लंबी एक लिस्ट है, उसका एक प्रोग्राम है, ठीक है। अभी तक जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, WTO बना। WTO का नाम भले ही उस वक्त कुछ और था, ITO बोलते थे, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या गेट बोलते थे। उसके बाद जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हुआ, फिर बाद में 1995 में वो WTO हुआ। तो वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। वर्ल्ड फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक बना, ठीक है। तो उसके बाद सिक्योरिटी अम्ब्रेला बना, उसके बाद में जैसे नेटो वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस बना। इन तमाम चीज़ों को अब रीस्ट्रक्चर किया जाएगा अभी इसका, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं, जितने सारे भी कंट्रीज़ हैं, उन सब में सरकारें होंगी, लेकिन सरकारों के अख्तियारात जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। जो वो कुछ ही डिसीजंस ले पाएंगे, और ज़्यादातर जो डिसीजंस जो है कोई बैठ करके मान लीजिए कि लंदन में या न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में बैठ करके जो सरकारों को चलाते हैं वो लोग लेंगे। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में काफ़ी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और जो गवर्नेंस जो करने के जो टूल्स होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल जो है चंद लोगों के हाथों में रहेगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली ग्लोबल इंटीग्रेशन का जो एजेंडा है, उसका पूरी एक लिस्ट है कि ग्लोबल इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। मिसाल के तौर पर ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मैंने बता दिया, शिफ्ट फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर वर्ल्ड। अभी जैसे अमेरिका है, अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, यानी कि दुनिया के बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड अमेरिका डिसाइड करता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है। तो अब जो है ये एक शिफ्ट हो रहा है, अमेरिका के हाथ से जो है दुनिया का जो कंट्रोल का जो बागडोर है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं। उसी तरह जैसे एक डॉलर जो डोमिनेंस है वर्ल्ड में, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है। डॉलर डोमिनेंट, डी डॉलराइजेशन कैंपेन चल रहा है। जैसे आपको पता होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज़ बने हैं। ब्रिक्स जैसे एक एक्रोनिम है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक है। इसमें 5 कंट्रीज़ मिल करके एक अलायंस बनाया, ये इकोनॉमिक अलायंस है, ठीक है। इसमें स्नोबॉलिंग इफेक्ट हो रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, मेंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब ब्रिक्स स्टार्ट हुआ था तो उसमें
ग़ालिबन सिर्फ ये फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं जिनका मैंने नाम लिया वो थे। आजकल 2 दर्जन के ममालिक जो हैं, मुल्क जो हैं इसमें शामिल हो चुके हैं। उसमें ईरान भी है, सऊदी अरबिया भी है, नाइजीरिया है, उसके बाद और भी यूएई है, मलेशिया है, और भी कंट्रीज़ हैं जो शामिल हो चुके हैं। अब ये जो है लगभग वर्ल्ड का जो है 50% पॉपुलेशन इसमें आता है ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंडर, और उसमें लगभग वर्ल्ड ट्रेड का जो है 50% या 47% जो है वर्ल्ड ट्रेड कंट्रोल करता है ये। तो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होगा, जैसे अभी तक डॉलर में ट्रेड हो रहा था, ठीक है, डॉलर जो है एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी था। अब ये कंट्रीज़ जो इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं, इकोनॉमिक अलायंस बना रहे हैं, तो इनका ये डी डॉलराइजेशन कैंपेन है। इनका कहना है कि मतलब सिर्फ डॉलर में ट्रेड नहीं होना चाहिए, हम लोग डोमेस्टिक करेंसी में, लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। अब डॉलर में ट्रेड करने से क्या होता है, अब जाहिर सी बात है किसी कंट्री का अगर सिक्का चल रहा है पूरी दुनिया में, तो जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से मनी सप्लाई करते हैं कि जितना मर्ज़ी आप चाहें तो डॉलर छाप सकते हैं, चूँकि अभी तो गोल्ड बैक नहीं है, ठीक है। 1970s में जो है आपने सुना होगा निक्सन शॉक हुआ था, जब जो है गोल्ड बैक जो है ख़त्म हो गया था। जब इन्होंने अनाउंस किया था, इन्होंने अपने जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, उन्होंने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी से कहा था कि वी आर टेम्परेरीली सस्पेंडिंग दी कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डॉलर इनटू गोल्ड। तो सस्पेंडिंग टेम्परेरीली 1974 में सस्पेंड हुआ। अभी कितने साल हो गए, लगभग 25 साल लगभग इधर हो गए और 25 साल इधर, 50 साल से टेम्परेरीली सस्पेंडेड है। तो अब टेम्परेरीली सस्पेंडेड, अब टेम्परेरीली तो कोई 50 साल के लिए उसको तो हम टेम्परेरीली नहीं कह सकते हैं। तो क्यों उन्होंने सस्पेंड किया इसको, उसके क्या अगराज़ व मकासद थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो ये दुनिया को पता चल गया है। तो अब ये है कि लोग डॉलर को डी डॉलराइजेशन कैंपेन कर रहे हैं, है ना। जैसे चाइना का अपना एम्बिशन है, इकोनॉमिक एम्बिशन है, रशिया का है, इंडिया अपने आप में 1.5 बिलियन लोगों की इकनॉमी है, लोग रहते हैं यहाँ पे। नाइजीरिया, जैसे मान लीजिए वेनेजुएला, क्या कहते हैं उसको, ब्राज़ील है, रशिया है, बड़े बड़े इकनॉमीज़ इसके पार्ट हैं। तो ये एक इकनॉमिक अलायंस है, तो एक तरह से डॉलर को चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है। और जो चैलेंज हो रहा है तो इसके वजह से जो है दुनिया में उथल पुथल हो रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास पेंडेमिक हुआ, जैसे कोरोना वायरस वगैरह हुआ, जो भी हुआ, तो उसके वजह से भी दुनिया में बहुत मेटामॉर्फिक चेंजेस हो रहे हैं, अपसाइड डाउन, ठीक है। तो चेंजेस जो है अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, अक्रॉस द इंडस्ट्री हो रहा है, चाहे वो एनर्जी हो, फूड सिक्योरिटी हो, एविएशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, करेंसी हो। मान लीजिए कि अभी जैसे CBDC हो रहा है, जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो रहा है, तो डिजिटल करेंसी में क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल लिबर्टी कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिनटेक, एक नया वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो फिनटेक क्या है, अभी मान लीजिए कि सभी ट्रांजैक्शंस फ्री हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, या और भी डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूज़ करते हैं, अभी फ्री करते हैं। कल को हो सकता हो चार्ज कर दे उसमें, और आपके पास जो फिएट करेंसी जो आपकी जेब में है, हो सकता हो कि वो किसी वजह से उसको ख़त्म कर दिया जाए। कल को अगर इस तरह का कोई एक पेंडेमिक आ जाए कि नोट यूज़ करने से जो है वायरस फैल रहा है, तो सरकारों को एक लेजिटिमेट एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि नोट बंद किया जाए। अब आप इमेजिन करें कि आप नोट बंद अगर हो जाता है कल को, तो अब आपके पास फाइनेंशियल लिबर्टी क्या रह जाती है, यानी कि आप सब डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, आप क्या ख़रीदेंगे, किससे ख़रीदेंगे, कितना ख़रीदेंगे, वो सब का लेखा जोखा है किसी और के कंट्रोल में है। मान लीजिए कि आपके मोबाइल में डेटा नहीं है, ठीक है, या इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं है, तो या दुनिया का जो आपको मालूम है कि इंटरनेट नेटवर्क जो है सब अंडर सी केबल्स से चलता है, तो कंट्रोल जो है चंद लोगों के हाथ में है। तो ग्लोबल जो पावर है, जो कंट्रोल है दुनिया का, वो चंद हाथों में अभी भी है, लेकिन और इंटीग्रेशन होगा। इसलिए मैंने कहा कि ग्लोबल इंटीग्रेशन होगा। ऐसे हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है दुनिया, तो और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा अमंग फ्यू हैंड्स। तो ये है उसका प्रोसेस, और ये काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है।
और जैसे चैलेंजेस टू डॉलर बता दिया हमने, ग्रेटर कंट्रोल ओवर स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज, तो दुनिया में जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, या माइक्रो सेमीकंडक्टर्स हैं, माइक्रोचिप्स हैं, इनके ऊपर जो है बहुत कम लोगों का वो है सप्लाई, मतलब है ये सबके पास नहीं है, ठीक है। तो अगर इनके पास कंट्रोल हो जाएगा तो उसको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, जो अभी जो लोग सरकार में हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पावर सरकार में है तो पावर में भी है। सरकार में रहना, पावर में रहना दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर फ़र्ज़ करिए, एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पड़ोसी देश है मान लीजिए, अगर उसका प्राइम मिनिस्टर का अगर कोई फ़ाइल है एप्स्टीन में, मान लीजिए एप्स्टीन फाइल में अगर उसका कोई वीडियो है या कोई रिकॉर्ड है कोई उसका, तो आप उसको आर्म ट्विस्टिंग डिप्लोमेसी कर सकते हैं, आप उनसे जो चाहें करा लें, ठीक है। तो इस तरह से जो आर्म ट्विस्टिंग डिप्लोमेसी है क्यों कर पाते हैं, क्योंकि आपके जो एक्िलीज़ हील है, कमज़ोरी है, दुखती नर्व जो रग है वो किसी और के हाथ में है, तो वो सरकार में है लेकिन पावर में नहीं है। मान लीजिए कि अभी जैसे हिंदुस्तान के केस में मान लीजिए, हिंदुस्तान में अभी इंडिया ने ब्रिटेन के साथ जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जो 15 जुलाई अभी इसी जुलाई में लागू हो गया, इफेक्टिव हो गया है। अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो किया है हमने, इट्स अ काइंड ऑफ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो उसमें अब हम क्या बेचेंगे, क्या ख़रीदेंगे यूके से, तो उसमें जिसका बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग होगा वही एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में जब अंग्रेज़ आए थे तो एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए आए थे जहांगीर के कोर्ट में, और जिनको परमिशन मिला था उन्होंने से कहा कि अगर हमको परमिशन मिल भी जाएगा तो हम इंडिया को क्या बेचेंगे, क्योंकि इंडिया वाज अ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, हर चीज़ था इंडिया के पास। लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कैसे शिफ्ट किया एज ए कंपनी से लेकर रूल करने लगा इंडिया में, फिर इंडिया की सॉवरेंटी ख़त्म हो गई। तो अब इस तरह से अगर हम ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं तो अब हम क्या प्रोड्यूसर रहेंगे या सेलर रहेंगे, या हम उसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा क्या होगा यूके के साथ, ठीक है। क्या हमारा बार्गेनिंग पोजीशन कितना स्ट्रांग होगा, अगर हमारा कंट्रोलिंग पावर जो है ट्रेड का, फाइनेंस का, कैपिटल का, मोबिलिटी का, ठीक है, सर्विलेंस का निज़ाम अगर दूसरे के हाथ में रहेगा मान लीजिए, तो हमारे लीडर्स जो हैं कितना बार्गेन कर पाएंगे, हमारे लोगों का सेफ गार्ड कितना करेंगे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना ज़रूरी होता है। जी सर, जब आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी कुछ फैमिलीज़ ने डोमिनेंस है, ऑलरेडी कुछ फैमिलीज़ ने डोमिनेंस कर रखा है पूरे वर्ल्ड को, फिर न्यू वर्ल्ड लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए जैसे आपने कहा कि कुछ फैमिलीज़ हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे ख्याल से आप रॉथचाइल्ड्स और रॉकफेलर की बात कर रहे होंगे, कार्नेगीज, मेलन्स, श्वेब्स, हार्मन्स, एस्टर्स। अब ये सब जो कंपनियां, ये सब जो ये है फैमिलीज़ हैं, ये दे आर वेरी वेल्दी फैमिलीज़। ये जो 200-300 साल से जो है इनका जो है बैंकिंग के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस कब्ज़ा रहा है, ठीक है। अब चूँकि दुनिया में अवेयरनेस आ गया है, ठीक है, लोग एक दूसरे के नेफेरियस डिज़ाइंस को, स्ट्रेटजीज़ को समझने लगे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस बने, ये ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर जो हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद ही बने हैं, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। उससे पहले जो है अमेरिका में मालूम है आपको कि 1907 में जो है बहुत बड़ा बैंकिंग क्राइसिस हुआ था। जब बैंकिंग क्राइसिस हुआ था तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी कि हमको एक बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बैंक चाहिए। तो सेंट्रल बैंक जो बनना था, तो जाहिर सी बात है उस बैंकिंग क्राइसिस के टाइम में लगभग अमेरिका में 30,000 तरह के बैंकिंग नोट्स थे। जी, बैंकिंग नोट्स जो एक स्टेट में वैलिड था दूसरे स्टेट में वैलिड नहीं था, और उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, काउंटरफीट करेंसीज थे, ठीक है। तो सरकार को लगा कि लोगों को बैंकिंग नोट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, तो उनको लगा कि वी नीड आवर गोल्ड बैक, ठीक है। सो दे स्ट्रीम्ड इन फ्रंट ऑफ बैंक्स। तो बैंकों के ऊपर ताला लगा हुआ मिला, लोग अफरा तफरी का आलम हो गया और बैंकिंग सेक्टर जो है कोलैप्स हो गया। तब सरकार को लगा कि बैंकिंग रेगुलेटरी बिल लाना चाहिए। तो जब उसके ऊपर वहाँ पे माहौल बनने लगा, तो उस वक्त के
जो बैंकिंग माफिया था, माफिया नहीं कहना चाहिए, बेसिकली बैंकिंग कबाल्स कहिए, जो बड़े बड़े बैंकर्स थे, उनको लगा कि जब हमें कंट्रोल करने के लिए बैंकिंग बिल लाया जाएगा तो हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो लगभग 10 से 12 लोग जो है, बड़े बड़े जो बैंकर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो एक प्राइवेट कार में बैठ करके जकाइल आइलैंड गए ऑफ द कोस्ट ऑफ जॉर्जिया। वहाँ पे जा कर के सीक्रेटली गए वो लोग, और वहाँ 9-10 दिन रह करके वो बैंकिंग बिल लिखा उन्होंने। और लोगों को पता, किसी को पता नहीं चला। अगर किसी को पता भी चला तो उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग फॉर डक हंटिंग, वहाँ पे डक हंटिंग के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे बैंकिंग बिल लाने के बाद जो है, उसको एक सेनेटर थे, सेनेटर ऑल्ड्रिच, जो बैंकिंग सेक्टर में उनका काफ़ी रिलेटिव्स थे उनके, तो उस बिल को कांग्रेस में, अमेरिकन कांग्रेस में टेबल किया गया। तो द पीपल स्मेल्ट अ रैट कि ये बैंकिंग बिल ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा। तो उन्होंने फिर उस बैंक में कुछ अमेंडमेंट किया, और फिर बैंकर्स जो है अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया कि यस, ये बैंक का बिल बहुत ख़राब है, ये बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए, जबकि उन्होंने ही वो बैंकिंग बिल लिखा और उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। तो लोगों को लगा कि अरे, जब बैंकिंग सेक्टर इसको अपोज कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि बिल बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो 23 दिसंबर 1913 में, 23 दिसंबर 1913 में ये बिल पास हो गया, क्रिसमस से 2 दिन पहले, जब मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं उसको, कांग्रेसमैन एंड सीनेटर्स वर ऑलरेडी ऑन वैकेशन फॉर क्रिसमस। तब वहाँ पे बिल पास हो गया, और तब फेडरल रिजर्व बैंक बना। तो फेडरल रिजर्व बैंक क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक एक कार्टेल है, 12 बैंकों का कार्टेल है। वही लोग जो बैंकिंग सेक्टर चलाते थे पहले, उन्हीं लोगों का बैंक है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज़ हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत दुनिया में 1% लोगों को भी समझ में आएगा कि फेडरल रिजर्व बैंक कैसे काम करता है। ठीक है, इतना मिशमैश है उसका। और जो ओपन मार्केट कमेटी है, ऑपरेशन गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, एक गवर्नर है, यहाँ पे वो चेयरमैन है, वहाँ पे वो गवर्नर है। फिर वो न्यूयॉर्क का जो फेड है, उसका अपना अलग स्टेटस है। और फेडरल रिजर्व का जो डिसीजंस होते हैं, उसको प्रेसिडेंट भी ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है। तो अब जो है, इनका जो गेम है वो लोगों को समझ में आ गया है। तो यू कैन फूल ऑल द पीपल, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ठीक है, यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम, है ना, ऑल द पीपल सम टाइम, और सम पीपल ऑल द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ठीक है, तो अब ये है कि अब नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। तो पहले था पैक्स ब्रिटानिका। पैक्स ब्रिटानिका जो ब्रिटेन का जो दुनिया में सूरज नहीं डूबता था, उसके बाद वो स्टेटस जो है अमेरिका ने ले लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो पैक्स अमेरिकाना हुआ। अब जो है पैक्स जुडाइका है। पैक्स जुडाइका जो है अपना पाँव पसार रहा है, और जैसे हम लोग कहते हैं फादरलैंड है, जो जिस मुल्क को हम लोग रेफ़र करते हैं, और वो जो है बेसिकली दुनिया को कंट्रोल करते हैं, दुनिया का फाइनेंस, दुनिया का बैंकिंग, दुनिया का मीडिया, दुनिया के यू नेम इट, हर सेक्टर में उनका बहुत ही टाइट कंट्रोल है। और वो जहाँ पे हमारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। और वो बहुत थोड़े लोग हैं, बेसिकली 12-15 मिलियन लोग हैं, और दुनिया में 7-8 बिलियन लोग अगर को कंट्रोल करते हैं। तो एक इसको एग्ज़ाम्पल हम एक देना चाहेंगे, जो मतलब क्या कहेंगे इसको, एक लोकल एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है बिल्डिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करता है। उसके पास 100 लेबरर्स हैं। ठीक है, 100 लेबरर्स हैं उसके पास, और वो हर लेबरर का 100 रुपये का वो कट लेता है। 100 लेबरर का हर लेबर से 100 रुपया कट लेता है, और बिल्डर से वो 1000 रुपये लेता है एक लेबर का, लेकिन लेबर से वो 100 रुपया कट लेता है। तो उसकी पर डे इनकम 10,000 है कॉन्ट्रैक्टर की, लेकिन लेबर को वो 900 रुपये देता है। ठीक है, वो अकेले 10,000 रुपये कमा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे वो कट ले रहा है। अब मान लीजिए कि दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं। 8 बिलियन लोग में मान लीजिए कि 4 बिलियन लोग काम करते हैं, वर्क फोर्स हैं। ठीक है, 4 बिलियन लोगों में से अगर हर आदमी से अगर $1 कट ले रहा है कोई, यू नेम इट, आपको पता है कौन ले रहा है कट। ठीक है, तो दुनिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है, कैपिटल सिस्टम को, अगर वो $1 हर आदमी से कट ले रहा है, तो एक दिन में वो कितना
4 बिलियन का कट ले रहा है वो, ठीक है। अब उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्केल अप कर लीजिए, तो कितना है। तो उनको काम करने की क्या ज़रूरत है, उनको सिर्फ सिस्टम कंट्रोल करना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्लोबल इंटीग्रेशन होगा। अब मान लीजिए अब फेशियल रीडिंग हो रही है आपकी, ठीक है। अब आप जाएंगे कहीं ट्रैफिक सिग्नल में, आपका डेटा है सबके पास, फेशियल रिकॉग्निशन है आपका, कहीं दिया हुआ है आपने हॉस्पिटल में या किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में, कॉलेज में अटेंडेंस लगने के लिए मान लीजिए आपका फेशियल रिकॉग्निशन हो रहा है, तो आपने तो दिया है वहाँ पे अटेंडेंस लगाने के लिए, लेकिन डेटा जो है आपका गवर्नमेंट के पास है और सर्वर पे है। सर्वर से डेटा चोरी होता रहता है, आपको पता ही है। डेटा सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है। तो अब आप कहीं सिग्नल में जा रहे हैं तो वहाँ पे दिख रहा है कि मिस्टर सद्दाम यहाँ पे खड़े हैं, अगर वो चाहेगा तो आपको वहीं पे डिटेन कर सकता है। तो आपका सर्विलेंस हो रहा है आपके ऊपर, डेटा सिक्योरिटी नहीं है कुछ भी। अभी आपको पता ही होगा कि हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है केरला में, वहाँ से 19,000 फाइल गायब हो गया, चोरी हो गया। रैंसमवेयर जो होते हैं, जो डेटा चोरी करते हैं, 19,000 फाइल गायब हो गया। तो जब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा सेफ नहीं है, ठीक है, और ये कोई मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, ये अखबारों में आ चुका है, ठीक है। तो जब आपका डेटा है लोगों के पास जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, फाइनेंस पे कंट्रोल है और आपका हर चीज़ पे कंट्रोल है, तो ह्यूमन कंट्रोल है ना। मान लीजिए कि आपके घर में जो फ़र्ज़ कीजिए कि आपके घर में क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, ठीक है, वो स्मार्ट मीटर है। तो वो स्मार्ट मीटर आपने मांगा नहीं, आपने तो स्मार्ट बोर्ड मांगा था अपने बच्चों के लिए स्कूल में, तो वो स्मार्ट बोर्ड तो नहीं मिला, स्मार्ट मीटर मिल गया आपको। तो स्मार्ट मीटर से आपको बिजली आपके घर का कंट्रोल हो रहा है, उसको पता है कि आप कितना बिजली कब कंज्यूम करते हैं, कितना आपका लोड कब है, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है तो वो आपका कंट्रोल कर रहा है। मान लीजिए कि आपके घर में एक इंक्यूबेशन सेंटर वो चल रहा है, आपके घर में एक बेबी है, वो इंक्यूबेटर में है, ठीक है। अचानक आपका स्मार्ट मीटर में बैलेंस ख़त्म हो गया, अब आपके घर की बिजली गायब हो गई, अब आप उसको रिचार्ज करना है आपको। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आपके मोबाइल में क्रेडिट नहीं है या आपका KYC क्लियर नहीं है, तो आप कैसे उसको रिचार्ज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप बिजली के बगैर हैं, अब किसी को फ़ोन कर रहे हैं, इसको फ़ोन कर रहे हैं, उसको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मेरा जो है मीटर को रिचार्ज कर दीजिए। और आपका बेबी जो है इंक्यूबेटर में है और इंक्यूबेटर चल नहीं रहा है, पावर बैकअप नहीं है आपके पास। तो यानी कि बिजली तो एक बेसिक एम्यूनिटी है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। पैसा है आपका बैंक में, आपका बैंक में पैसा है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है आपके अकाउंट में, आपके पास फिजिकल नोट नहीं, जो फिएट करेंसी है, जो पेपर करेंसी है, वो भी नहीं है आपके पास, बैंक में है। अब आपको भूख लग रही है, आपको खाना है, खाना आप ऑर्डर करेंगे, तो आपका फ़ोन पे नहीं चल रहा है क्योंकि आपका KYC क्लियर नहीं है। तो आपके पास पैसे तो 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आप एक मील नहीं खरीद सकते, एक खाना नहीं खरीद सकते, तो आपका फाइनेंशियल लिबर्टी भी गया। तो धीरे धीरे जो है आपका कंट्रोलिंग पावर जो है आपके हाथ से जा रहा है। आप एक मतलब एक चौपाया हैं, घोड़ा हैं आप, घोड़ा जैसे तांगा वाला है, घोड़ा है, ठीक है। घोड़ा आप तांगे में है, तांगा ढो रहा है, तो रात में आपको आधा किलो चना मिल जाएगा या ग्रीन ग्रास मिल जाएगा, बाकी आपने जितना भी माल ढोया है दिन भर वो किसका है, तांगे वाले का है। तो आप तांगे वाले के मर्जी पे हैं, आपको कितना मिलता है। तो दुनिया का कंट्रोल जो है चंद हाथों में पहले भी था और अब और ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से जो है ग्लोबल इंटीग्रेशन की कोशिश हो रही है। ईरान और अमेरिका के बीच इतने सालों से ये कॉन्फ्लिक्ट की असली वजह क्या है? देखिए, मैं बताया वही ना कि ईरान जो है इज़ नॉट सऊदी अरबिया। ईरान का अपना एक कल्चर है, एक हिस्ट्री है, उसका एक लेगेसी है, ठीक है। जब अमेरिका कहीं नहीं था तो ईरान जो है सुपर पावर हुआ करता था। दुनिया में 2 सुपर पावर थे उस ज़माने में, जैसे रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। तो पर्शिया जो है एक बहुत पुराना अजीम शान वो मुल्क है, तहजीबें हैं उसकी, ठीक है। और अभी एनर्जी रिच कंट्री है, दुनिया का 2nd लार्जेस्ट गैस रिज़र्व है, ऑयल रिज़र्व्स हैं, ठीक है। इससे पहले जो है 1979 से पहले, जो 1979 में जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले शाह का रिजीम था, और शाह के दौरान जो है एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी जो था, वहाँ से जो गैस और तेल निकालता था और बेचता था, और उसका जो प्रॉफिट है वो रिपैट्रिएट होता था
बाहर, इंग्लैंड, ठीक है। तो ये बहुत दिनों तक चलता रहा। उसके बाद जो है ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, तो वो अब ख़त्म हो गया। आपको मालूम है कि अमेरिकन जो एम्बेसी है तेहरान में, उसके ऊपर ईरानियंस ने कब्ज़ा कर लिया था और 444 डेज़ तक कब्ज़ा रहा। बहुत सारे लोग बंदी बनाए गए थे। तो बेसिकली जो है, जिस तरह का डील यूएस ने अमेरिका के साथ, सऊदी अरब के साथ किया था, हाउस ऑफ सऊद के साथ, कि तुम मुझे तेल दो और मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा। जैसे मान लीजिए कि तेल दोने का मतलब ये है कि तेल भी दो और तेल को डॉलर में बेचो, जिसको हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं। उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, वो अभी हम अगर इजाज़त देगा वक्त हम डिस्कस करेंगे उसको। तो उसी तरह का डील जो है फ़ॉरेन जो ऑयल कंपनीज़ हैं या फ़ॉरेन पावर्स जो हैं, ईरान के साथ भी करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। 40 साल से ईरान जो है सैंक्शन झेल रहा है। उससे पहले जो है हुआ ये था कि 1953 में 51 में बेसिकली ईरान में शाह की हुकूमत थी। तो वहाँ पे शाह की जब हुकूमत, शाह के ख़िलाफ़ जो लोग खड़े हो गए, तो शाह को भाग जाना पड़ा। वो चले गए, मेरे ख्याल से इंग्लैंड चले गए थे उस ज़माने में। तो वहाँ पे एक प्रेसिडेंट आए थे, मोहम्मद मुसद्दक जो है प्राइम मिनिस्टर बने। और जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे वो, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश की जो ऑयल कंपनीज़ थी, फॉरेन ऑयल कंपनीज़, उन्होंने कहा कि इसको नेशनलाइज करेंगे हम, क्योंकि ईरान का तेल जो है वो उसका जो पैसा है जो ईरानियन के हक में होना चाहिए, उसको खर्च होना चाहिए ईरानियन के ऊपर, उसके वेलफेयर के ऊपर। तो बाहर जो इंग्लैंड है उसको लगा कि स्ट्रेंज पॉलिसी है, तो उन्होंने मुसद्दक के खिलाफ़ जो है प्रोटेस्ट ऑर्केस्ट्रेट किया। और ये कोई मैंने नहीं इमेजिन किया है, ये ऑलरेडी फैक्ट है ये, ठीक है। तो मोहम्मद मुसद्दक की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया गया 1953 में। उसके बाद शाह को फिर दोबारा लेके आया, और फिर उसके बाद जो है ईरान और ईरान का जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसके ऊपर फिर बाहर की कंपनियों का कब्ज़ा हो गया। और वो जो नेशनलाइज करना चाहते थे, वो मतलब वो ड्रीम जो है रियलाइज़ नहीं हो पाया। वो फिर तो उसके बाद 1953 से लेकर 79 तक ईरान का जो ऑयल है, रिसोर्सेज है, उसके ऊपर बाहर का ही कब्ज़ा रहा। और लोग जो है वहाँ कहते हैं ना, इंडिया इज़ रिच, इंडियंस आर पुअर। तो वही ईरान इज़ रिच, ईरानियंस आर पुअर। तो ईरान का तेल जो है वो लोग इस्तेमाल करते रहे। फिर उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ 1979 में। उसके बाद फिर जो शाह भगा दिए गए, शाह एग्ज़ाइल में चले गए इंग्लैंड। अभी भी उनका जो बेटा है वहाँ पे, बेटा या पोता जो भी हैं, वो वहाँ से आने के लिए सूट वूट सिला के रखे हुए हैं कि आएंगे और हम यहाँ पे ईरान पे फिर से हुकूमत करेंगे और झंडा बदलेंगे, और फिर जो ईरान का जो तेल है और गैस है उसके ऊपर हमारा कब्ज़ा हो जाए। तो बेसिकली ये एनर्जी का और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का है खेल सारा। तो वॉर इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सारी जो वॉर है उसके पीछे इकोनॉमिक्स छुपा रहता है। देखिए, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है फ्रंट सीट ले लिया है, पॉलिटिक्स बैक सीट ले लिया है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिसाइड्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर किसी कंट्री के साथ आपका बहुत अच्छा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ट्रेड है, बहुत ज़्यादा व्यापार है, तिजारत है, तो आप उसके साथ ज़्यादा पंगा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तिजारत जो है डीरेल हो जाएगा। तो उसकी बहुत सारी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसको टॉलरेट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का केस देख लीजिए, इंडिया और चाइना। इंडिया का चाइना के साथ जो है लगभग $150 बिलियन का ट्रेड है। $150 बिलियन छोटा मोटा ट्रेड नहीं है, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। अब ज़्यादातर जो ट्रेड है हमारा वो चाइना के फेवर में है, ठीक है, लॉपसाइडेड है। हमारा जो एक्सपोर्ट टू चाइना है वो बहुत कम है, हम ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अब इंडिया चाइना जो है वी कैन नॉट अफोर्ड टू फाइट, बिकॉज हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो हम लोगों को जो न चाहते हुए भी जो है हमको उस इकोसिस्टम का पार्ट रहना पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना बहुत ज़्यादा है। जैसे यूएस है, यूएस इज़ इंडिया का मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो यूएस कभी भी हमेशा हमारे साथ जो है आर्म ट्विस्टिंग डिप्लोमेसी करता है, कभी इंडिया को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, कभी बोलता है कि आप रशिया से तेल खरीदो, कभी बोलता है कि नहीं खरीदो, ठीक है।
भाई इंडिया इज़ ए सॉवरेन कंट्री है, तो इंडिया डिसाइड करेगा कि हमको किससे तेल लेना है, नहीं लेना है, कम लेना है या ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो बाहर की ताकतें हमको अगर इन्फ्लुएंस कर रही है या करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और हम अपने इंटरेस्ट के लिए हम क्यों नहीं डिसीजन ले सकते हैं। अगर लोकल करेंसी में कहीं से तेल मिल रहा है, ठीक है, सस्ते दाम पे, और हम उसको लोकल करेंसी में हम पे कर सकते हैं, मान लीजिए, या बार्टर सिस्टम में ट्रेड कर सकते हैं, तो वी शुड बी अलाउड टू डू, एंड व्हाई शुड वी सीक परमिशन फ्रॉम समबडी एल्स। सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान अगर सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाते हैं तो ईरान और पूरे वेस्ट एशिया के पावर बैलेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखिए, आपने जो 3 मुल्कों का नाम लिया है, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया, इनमें से 2 कंट्री को आप देख लीजिए, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कितना इंडिपेंडेंट है, सबसे पहले इस पर सवाल करिए। आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में जो लीडरशिप है वो अमेरिका का कितना इन्फ्लुएंस में रहते हैं और इज़राइल का कितना इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। बची पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान में जो लीडर थे इमरान खान, जो काफ़ी मतलब सॉवरेन थे, पावरफुल थे, इंडिपेंडेंट थे, अब वो पावर में नहीं है वहाँ पे। अभी बेसिकली वहाँ का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पावर बेसिकली उन्हीं के हाथ में है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेसिकली उतना इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टर्की है, टर्की का अपना एम्बिशन है, ठीक है, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट को लेकर के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो है ऑटोमन एम्पायर का वहाँ पे असर और रसूख था। सारे जो कंट्रीज़ हैं ना, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और पैलेस्टाइन एट्सेट्रा, ये सारे जो है हिजाज कहलाते थे वो, जो है ना, तो ये उन्हीं के अंडर में था। तो उनका भी अपना एक एम्बिशन है, लेकिन चूँकि टर्की का जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है वो यूरोप और एशिया के बीच में है, ठीक है, और ब्लैक सी के आसपास में है, और पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर पावर कंट्री, ठीक है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे, मिलिट्री अच्छा खासा पावरफुल है, ठीक है, और टर्की का भी मिलिट्री पावरफुल है। तो इसको ईरान को बैलेंस करने के लिए एक तरह से वो दिया गया है, थोड़ा सा टेम्परेरी इसको बैलेंस करने के लिए बनाया है। तो टर्की को लगा होगा कि हम भी अपना एक वो करेंगे, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट यहाँ परसू करेंगे। बेसिकली ईरान को काउंटर करने के लिए ये अलायंस बनवाया है या बना है, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद मत रखिए कि ये मुस्लिम वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे या मुस्लिम वर्ल्ड को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल उसको जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करेंगे। अब आपको मालूम है तुर्की में जो अभी प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दोगान साहब, उनको हटाने के लिए 2016 में कू हुआ था, और उनका जो प्लेन वगैरह है सब हाईजैक हो गया था। लेकिन ये है कि फेस टाइम की मदद से जो है उन्होंने टर्किश जो BBC टर्किश है, CNN टर्किश, उसमें फेस टाइम के थ्रू से उन्होंने कहा कि आप जो है सरकार को अगर बचाना है तो सड़कों पे उतर आइए। और लोग जो है बॉस्फोरस ब्रिज जो है वहाँ पे आके सड़कों पे लेट गए, और जो आर्मी का जो रिबल्स थे जिन्होंने मतलब बगावत किया था उनके खिलाफ, 200-250 लोगों पे उन्होंने टैंक चढ़ा दिया। लेकिन और कितना पे चढ़ाते, अल्टीमेटली जो है रजब तैयब अर्दोगान की सरकार गिर गई। अब मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जो है $1 जो है लगभग 2 लीरा के बराबर था, यानी कि $1 वॉज इज इक्वल टू 2 लीरा और 2.5 लीरा, ठीक है, 2.5 लीरा के बराबर था। उसके बाद जो है जब अर्दोगान को हटा नहीं पाए, जब अर्दोगान पावर में रह गए, तो इकोनॉमिक वॉर हुआ वहाँ पे, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अटैक हुआ। उसकी वजह से आज मालूम है $1 कितने का है? $1 लगभग 45 से 50 लीरा के बराबर है, ये 10 सालों में। तो कितना % नीचे गया? तो करेंसी वॉर है, फाइनेंशियल अटैक है। तो टर्की कैन आल्सो नॉट अफोर्ड टू गो अगेंस्ट ऑल दीज
मेजर पावर्स, ठीक है, उस समवेयर डाउन द लाइन वो भी इन्फ्लुएंस में है। तो ये जो मिलिट्री अलायंस हुआ है, तो बेसिकली ये एक उसको ईरान का जो एम्बिशन है या ईरान को वो करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। और ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो उनका जो इफ़ेक्टिव ब्लॉकेड है, उसके वजह से एनर्जी और एनर्जी प्रोडक्ट्स को नहीं ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। और वो जो चोक पॉइंट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उससे वर्ल्ड का 20% लगभग, समटाइम्स 1/3 20 क्या कहते हैं मिलियन बैरल्स तेल वहाँ से गुजरता था रोज़। ये तो सिर्फ तेल की बात है, फिर गैस, उसके बाद फिर पेट्रोकेमिकल्स, फिर फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स बनने का जो फीड स्टॉक है, ये सारा उधर से ही गुजर है। अब उसके वजह से क्या होगा, फाइनेंशियल बर्डन होगा, ठीक है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे। तो एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, परकोलेटिंग इफेक्ट। जैसे तेल की कीमत जब वो क्या कहते हैं उसको, कच्चे तेल की कीमतों में मतलब इजाफा होगा, तो कच्चा तेल से ही डीजल पेट्रोल बनता है, और डीजल जो है ज़्यादातर जो है कैरिंग के लिए यूज़ होता है, ढुलाई के लिए, ठीक है। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, आपका बिजली महंगी हो जाएगी, आपका इरिगेशन महंगा हो जाएगा, आपका जो वेजिटेबल्स और फूड प्रोडक्ट्स हैं वो महंगा हो जाएगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन होगा। और इन्फ्लेशन क्या है, बेसिकली इन्फ्लेशन जो है वो एक तरह का टैक्स है। वो आपका जो सेविंग है, जो आपने बचा के रखा है रेनी डेज के लिए, ठीक है, कि हम कभी कोई मुसीबत आ गई तो हम ये खर्च करेंगे, या जोड़ जोड़ के पैसा रखा है कि आपने घर खरीदेंगे या बेटी की शादी करेंगे या कुछ बड़ा काम करेंगे, वो उसके ऊपर जो है वो चाटेगा। वो जो सेविंग आपने जो बचा के रखा है, अब वो ख़त्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आपका फूड बिल बढ़ जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन बिल बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे आपका जो सेविंग है, और ये लड़ाई जब प्रोलॉन्ग होगा, लंबी चलेगी, तो आपका सेविंग ख़त्म हो जाएगा। और सेविंग कहाँ जाएगा, सेविंग सब आपका चला जाएगा बैंक, और बैंकों का जो सिस्टम है वो न्यूयॉर्क से कंट्रोल होता है। और अमेरिका का घाटा कितना है, नेशनल डेट कितना है, ऑफिशियल नेशनल डेट है 40 ट्रिलियन, ऑफिशियल, ये ऑफिशियल कर्ज है अमेरिका का। और अनऑफिशियल हो सकता हो कि और ज़्यादा हो सकता हो 50-60 ट्रिलियन हो, ठीक है। अब ऑफिशियल मान लेते हैं हम 40 ट्रिलियन, उसमें इंटरेस्ट लग रहा है अमेरिका को 1 ट्रिलियन का सालाना इंटरेस्ट लगता है सिर्फ, ठीक है। तो अब जो है इतना जो सूद लग रहा है, और कर्ज आपने ले लिया इतना सारा दुनिया से, आपकी इकोनॉमी का जीडीपी 35 ट्रिलियन है या 30 ट्रिलियन है, और कर्जा आपका 40 ट्रिलियन। तो कहीं ना कहीं आप जब सबसे बोरो करेंगे, आपने मम्मी से बोरो किया, भाई से बोरो किया, ब्रदर से बोरो कर लिया, चाचा से, रास्ता चलते हुए सब लोगों से बोरो कर लिया, कभी ना कभी तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जब दे नहीं पाएंगे तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस जो है कम हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा, आपको कर्जा नहीं मिलेगा। तो फिर पेट्रो डॉलर ऑलरेडी प्रेशर में है ब्रिक्स कंट्रीज से, ठीक है। तो और जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है अमेरिका, वो काम नहीं कर रहा है, इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अभी अमेरिका, अगर आप अमेरिकन हैं, तो एज एन अमेरिकन अगर आप सोचें, तो अमेरिका के लिए डू और डाई का सिचुएशन है। मान लीजिए कि अगर डॉलर को दुनिया में डंप करना शुरू कर देता है आदमी, हर कंट्रीज के हम डॉलर में तिजारत नहीं करेंगे, डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, डॉलर को डंप करेंगे। जब डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड करेगा तो डॉलर कम खरीदेगा, तो जब डॉलर कम खरीदेगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, तो डॉलर की डिमांड जब कम हो जाएगी तो अमेरिका का सिक्का दबदबा जो है, वो जो कहते हैं ना फिस्कल मिलिट्री एक्सपेंशन, जो इब्न खल्दून ने दिया था लगभग 1200 सेंचुरी में दिया था जी। ये जो एडम स्मिथ और माल्थस और रॉबिन्सन और जो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने तो क्रेडिट दिया नहीं, ये इब्न खल्दून ने पहले ही बता दिया था। फिस्कल मिलिट्री एक्सपेंशन, पहले खूब सारा डॉलर छापो, डॉलर छाप करके डॉलर से क्या करो, मिलिट्री बनाओ, फिर मिलिट्री से जो है डॉलर को मेंटेन करो, उसका हेजिमनी। अब ये जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में। आपको मालूम है दुनिया में कितने मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका का? दुनिया में लगभग 700-750 मिलिट्री बेसेस हैं, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल पुलिसिंग कर रहे हैं अमेरिका। आपको पूरी दुनिया में 750 बेसेस मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है? बात समझ रहे हैं? पूरा गल्फ में आप यू नेम इट,
कतर में, बहरीन में, कुवैत में, इराक में, हर जगह मिलिट्री बेसेस हैं। कहीं पे नेवल बेस है, कहीं पे एयर बेस है, कहीं पे मिलिट्री बेस है। तो ये सारे बेसेस हैं। क्यों? क्योंकि उस एरिया में, वेस्ट एशिया में तेल है, गैस है। अब उस तेल और गैस पे अगर कब्जा हो जाता है इसका मतलब फॉरेन पावर्स का, अमेरिका का, या और बड़े बड़े जो कंपनी है, एक्सन मोबिल है, कॉनोको फिलिप्स है, ऑक्सीडेंटल है, और भी जो बड़े बड़े शेल है ना, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, इनका अगर ऑयल पे कब्जा हो जाता है तो ये फिर कैसे बेचेंगे तेल को? डॉलर में बेचेंगे। तो डॉलर जो ऑलरेडी प्रेशर में है, समझ रहे हैं, तो वो डॉलर को एक लाइफ लाइन मिल जाएगा। क्योंकि तेल तो सबको चाहिए ना। एक जैसे एनर्जी जो है वो हर इकोनॉमी का 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है। हर चीज़ बगैर एनर्जी के तो कुछ नहीं। जैसे हम हैं, हम कैसे चलते हैं? खाने से चलते हैं, पानी से चलते हैं। अगर हमको खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, हम वीक हो जाते हैं। इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी तो सबको चाहिए ना। अब जैसे इंडिया जैसा कंट्री है, इंडिया का 85% एनर्जी बाहर से आता है। तो बाहर से जब आएगा तो किस में आएगा? डॉलर में आएगा। अगर हम बोले हमको डॉलर में खरीदने पे जब मजबूर किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम डॉलर को जो डंप कर रहे थे, मान लीजिए हम डॉलर में नहीं करेंगे, हम रूबल में करेंगे, हम युआन में करेंगे, या हम रुपीज़ में करेंगे। तो जब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका डिसाइड करेगा, मान लीजिए, तो हमको तो फिर से तेल खरीदना पड़ेगा वेनेजुएला से। हमको अगर बोलेगा कि आपको वेनेजुएला से तेल खरीदना है, रशिया से नहीं खरीद सकते, ईरान से नहीं खरीद सकते, कहाँ से खरीदना है? वेनेजुएला से। तो वेनेजुएला से किससे खरीदेंगे? हम रुपीज़ में खरीदेंगे, डॉलर में खरीदेंगे। तो डॉलर जो ऑलरेडी प्रेशर फील कर रहा है, तो फिर डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, तो अमेरिका के हेजीमनी मेंटेन रहेगा, तो फिर वो रिसाइकिल होगा। पेट्रो डॉलर जो है, वेनेजुएला में कितना तेल है? वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व 300 बिलियन बैरल है, प्रूवन रिजर्व। 300 बिलियन बैरल रिजर्व है वहाँ पे। अब वो रातों रात किसका हो गया? वो अमेरिका का हो गया। अब निकोलस मेडुरो जो है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, वो उनको रात में कैसे उठाया गया आपको पता ही है। ठीक है, तो अब वहाँ पे एक प्रेसिडेंट है, उनको आप बोल दिया है जो भी उनको करना है वो अपना वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। अगर वो नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट तो सैंक्शंस झेलेंगी। ये उनको भी वो कितना फ्री है, बात समझे? तो अब वेनेजुएला का तेल कब्जा हो गया। सऊदी और का जो रीजन का जो तेल है वो ऑलरेडी उनके इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, अब बचा किसका तेल? ईरान का तेल। अब ईरान और रशिया का जो क्या कहते हैं उसको, रशिया का जो यूक्रेन से लड़ाई चल रही है वो 1-2 दिन पुरानी नहीं, कितने दिनों से चल रही है आपको पता ही है। रशिया का जितना भी ऑयल रिफाइनरी बेसिस हैं वो सब ऑयल रिफाइनरी बेसिस के ऊपर ड्रोन से हमला कर करके ऑलरेडी बहुत सारा तबाह कर चुके हैं। ठीक है, तो तेल तो सबको चाहिए ना। तो अगर तेल पे रशिया का तेल ख़त्म हो जाता है मान लीजिए, तो अल्टीमेटली तेल कहाँ से खरीदेंगे? वेनेजुएला से। वेनेजुएला किसका तेल है? अमेरिका का तेल है। ईरान पे अगर कब्जा हो जाता है मान लीजिए, ठीक है, ईरान अगर ईरान फॉल्स, अगर वहाँ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो वो तेल भी किस में बिकेगा? डॉलर में बिकेगा। तो डॉलर को एक नया लाइफ लाइन मिल जाएगा, बात समझे? तो अब चाइना को भी तेल चाहिए, गैस चाहिए, क्योंकि चाइना इज ऑल्सो एन एनर्जी हैंगरी कंट्री लाइक इंडिया। उसको भी तेल गैस चाहिए। अभी रशिया से मिल रहा है, कल को अगर रशिया का ख़त्म कर देगा, आपको मालूम है रशिया का तेल गैस जो है यूरोप जाता था। 50% ऑफ यूरोप गैस वाज कमिंग फ्रॉम रशिया। वो एक गैस पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम बोलते हैं उसको। जर्मनी से लेकर रशिया तक अंडर सी गैस पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम। 2 गैस पाइपलाइन था। जब यूक्रेन वॉर में जर्मनी और यूरोप पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, मतलब आएँ बाएँ कर रहा था, दाएँ बाएँ कर रहा था, तो एक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। ठीक है, एक गैस पाइपलाइन को अंदर उड़ा दिया। तो अब रशिया का गैस जो है जर्मनी में नहीं जा पा रहा है, तो ठंडे में वो लोग ठुट रहेंगे। दे नीड गैस टू हीट देयर होम्स। तो अब गैस तो लेना पड़ेगा ना, तो कहाँ से लेना पड़ेगा? तो जहाँ से अंकल सैम बोलेंगे वहीं से लेना पड़ेगा, बात समझे? तो अब क्या है कि अगर ये लंबी लड़ाई चलेगी तो क्या होगा कि रशियन इकोनॉमी जो है ड्रेन आउट हो जाएगा, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, और ऑलरेडी उनका जो है बहुत सारे लोग कैजुअलिटीज़ हो रहे हैं। तो रशिया अकेले लड़ रहा है बेसिकली, और ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वॉर है बेसिकली। एक तरफ रशिया है और चाइना होगा, हो सकता हो सपोर्ट कर रहा हो, आई डू नॉट नो।
लेकिन दूसरी तरफ क्या यूक्रेन लड़ रहा है खाली, यू नो इट बेटर देन आई डू, है ना, सारे लोग मिल करके लड़ रहे हैं। तो बेसिकली ये लड़ाई है मल्टीपोलर होने और यूनिपोलर की। क्या अगर यूनिपोलर रहेगा तो उसमें यूरोप और अमेरिका जो है उसका हेजेमनी बरकरार रहेगा, लेकिन मल्टीपोलर अगर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका का दबदबा जो है दुनिया में कम हो जाएगा, बात समझे। लेकिन अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर आ जाता है तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, यूनाइटेड नेशंस है, ये सब रीस्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, इसमें रीस्ट्रक्चर होंगे। तो फिर वो बताएंगे कि कैसे कैसे दुनिया को चलाना है, वो बताएंगे, फ्रेम करेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे। और बाकी जो दुनिया की जो सरकारें हैं वो छोटे मोटे चीज़ें डिसाइड करेंगे, लेकिन मेजर पॉलिसी डिसीजंस जो है, जैसे मान लीजिए कि CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो लागू करना पड़ेगा आपको। आपको अगर जैसे हमको बोला गया था कि आपको कोरोना वायरस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगा, हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकते हैं, सरकारी टीचर को तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो सब लोगों ने डोज लिए। और आपको पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट दिया गया था, इमरजेंसी सर्टिफिकेट दिया था कि ये वायरस का जो क्या है, वो जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीन है, वो इमरजेंसी यूज़ के लिए सर्टिफिकेट दिया, इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो इमरजेंसी यूज़ के लिए दिया तो सबको क्यों दिया, सवाल ये है कि सबको क्यों दिया फिर, है ना, इमरजेंसी यूज़ होना चाहिए। तो कौन डिसाइड करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कितना से है या किसका से है ना, वो डिसाइड करेगा। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं माने तो क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसका जो कंट्रोल है और बढ़ेगा आगे चल करके। जब आगे में और चलेगा और बढ़ेगा कंट्रोल, तो हमारी सॉवरेंटी, हमारी लिबर्टी, हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी डेमोक्रेसी कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एक कोई फर्नीचर नहीं है लोहे का या कंक्रीट का कि आपने पार्क में रख दिया और जो है सालों साल वैसे ही रहेगा। डेमोक्रेसी इज़ लाइक ए फ्रेजाइल फ्लावर, ठीक है, उसको आपको देख रेख करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस कितने मजबूत हैं आपके, आपका सुप्रीम कोर्ट कितना मजबूत है, आपका इलेक्शन कमीशन कितना मजबूत है, आपका जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो कितना इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस जितने मजबूत रहेंगे डेमोक्रेसी उतना मजबूत होगा। लेकिन इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी कमज़ोर है। 4 पिलर्स हैं, आपको पता है। तो 4 पिलर्स कितने मजबूत हैं उतनी छत मजबूत होगी ना। अगर पिलर कमज़ोर है तो छत कितनी भी मजबूत हो, छत तो गिर जाएगी, है ना। तो अभी का जो डेमोक्रेसी है बेसिकली एक तरह का फसाड है, बाहर में फसाड, बिल्डिंग का जो फसाड होता है बाहर का आउटर लेयर, ठीक है। और इसका जो फाउंडेशन है मैग्ना कार्टा के ऊपर है। और बेसिकली और जो एथेनियन डेमोक्रेसी था, वो एथेनियन डेमोक्रेसी के अपने शॉर्टकमिंग्स थे, लेकिन वो बहुत बढ़िया डेमोक्रेसी थी। फिर भी अभी का मैग्ना कार्टा के ऊपर जो है, तो डेमोक्रेसी एक फसाड है ना। इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वोट दे रहे हैं, आदमी को लग रहा है कि हम वोट दे करके जीत रहे हैं, ठीक है। अब आपने वोट दिया, लोगों ने जोक किया एक बार कि वोट दे दिया, बोले हाँ हाँ दे दिया, किसको दिया, कहा कि मैंने तो EVM को दिया और EVM पता नहीं किसको देगा, है ना। तो लोगों को ये विश्वास जो है रिस्टोर करना पड़ेगा। लोगों का जो विश्वास है बैंकिंग के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर और जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, धीरे धीरे जो है उसके जो पुलिस के ऊपर, वो ख़त्म हो रहा है। अब जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो लोग किसी से डरेंगे नहीं, सब चीज़ों को अपने हाथ में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो सरकार के लिए ये है कि सोचने वाली बात है कि इसको रिस्टोर करें, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है मजबूत करें। अभी आप किसी को सर्वे कर लीजिए कि आपके पास बैंक में कितना रुपया है, तो बताएगा कि बैंक में बहुत कम रुपया है, बैंक में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि लगता है उसको कि पता नहीं किस दिन कौन सा बैंक का दिवालिया हो जाएगा, है ना। तो क्यों रखेगा। अच्छा, आप मान लीजिए 10 लाख रुपया रखा है आपने बैंक में, आपका मान लीजिए बैंक डूब गया तो आपको कितना मिलेगा, 10 लाख मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ ही मिलेगा, जितना सिक्योरिटी डिपॉजिट इंश्योरेंस है उतना ही मिलेगा आपको। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें समझने की है। और कुछ लोगों का कहना है कि मतलब गो बैक टू वेदास, गो बैक टू बेसिक्स, गांव में जाओ, ज़मीन खरीदो, मुर्गी पालो, बकरी पालो, कैटल फार्मिंग करो, ठीक है, और वही लाइफ है। अब पता है आपको कि हमारा जो पावर सेक्टर है, बॉम्बे की लाइट उड़ गई थी 2020 में, उसमें खबर आई थी कि उसमें चाइना का रोल था।
चाइना ने जो है शट डाउन कर दिया था, ब्लैकआउट कर दिया था पूरा बॉम्बे की लाइट कुछ घंटे के लिए। तो हम लोग बहुत वल्नरेबल हैं। ग्लोबल विलेज जितना बन रहा है, जितना आप ग्लोबल विलेज में जा रहे हैं उतना वल्नरेबल बन रहे हैं। वल्नरेबल मतलब नाजुक हैं, कोई भी आपको कंट्रोल कर रहा है कहीं से। तो इसको मजबूत करने के लिए लोगों में एजुकेशन होना चाहिए, है ना, और क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, और मॉरल साइंस के ऊपर फोकस होना चाहिए। अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान बनने से पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अगर अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा मुसलमान बनेगा, अच्छा हिंदू बनेगा, अच्छा सिटीज़न बनेगा। तो उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। एजुकेशन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर का नाम नहीं है ना। तो अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, गुड सिटीजनशिप, उसी से नेशन बिल्डिंग होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ओपिनियन लीडर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, लीडर्स को, जो नेशन बिल्डर्स हैं, इन सब को सोचना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा। ठीक है, जो चैलेंजेस हैं वो अपार हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए आर वी इक्विप्ड, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं, है ना। पेंडेमिक में देखा आपने क्या हालत हुई हमारी। बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, नर्स नहीं है, व्हीकल नहीं है। एक पेंडेमिक हुआ तो ये हालत हो गई, है ना। तो हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सोशल सेक्टर में। ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि फाइटर जेट्स खरीदें, चांद पे जाएं, मून पे जाएं या मार्स पे जाएं। हमको बोले अपना बेसिक जो चीज़ें हैं, सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ठीक है, एजुकेशन, ये सब पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेशन बिल्डिंग, सिटीजन, ह्यूमन कैपिटल पे खर्च करना पड़ेगा। तो इसी से जो है हम लोग फिर से जो है ग्रो कर पाएंगे। सिर्फ हम इतना जीडीपी हो गया, $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया, $6 ट्रिलियन का। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग जानते हैं कि जीडीपी इज़ द पुअर मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम जो है, उससे आपके तरक्की या तनज़्ज़ुली का पता नहीं चलता है। बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। आप रात में सोते हैं तो कितनी जल्दी नींद आती है, ठीक है, आपका कितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, आपका स्कूल का ड्रॉप आउट कितना है, ये सब चीज़ें अकाउंट करना पड़ता है। उसी से वेलफेयर का पता चलता है, समझे। खाली जीडीपी बढ़ने से नहीं होता है ना। वो बंदर वाला हिसाब पढ़ा था आपने कि एक मंकी जो है एक पोल पे चढ़ता है 10 मीटर और 5 मीटर फिसल जाता है। तो 5-10 मीटर चढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? जब आपको 5 मीटर ही सस्टेन कर पा रहे हैं तो 10 मीटर क्यों जंप किया? वो तो यूजलेस है। तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेन करना पड़ेगा ना। हमारा जो लोग हैं 80 करोड़ लोगों को अगर मान लीजिए राशन देना पड़ रहा है ना, 80 साल बाद, हमारे आज़ादी के 80 साल बाद 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं, क्यों देना पड़ रहा है ना। वाई शुड वी गिव फ्री राशन, है ना। तो काम देंगे उनको, काम देना पड़ेगा उनको, सेल्फ हेल्प, हाँ, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, आज के दौर के हिसाब से आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं क्या सलाह दूं, बेसिकली इट्स अ वेरी हैवी टॉपिक। हम मेरी जो नाकिस राय है, जो हम्बल एडवाइस हो सकता है, वो ये है कि लोगों को भूखा रह करके पढ़ाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। नेशन बिल्डिंग जो है पढ़ाई से ही होता है। जो भी दुनिया में उरूज और जवाल होता है वो लोगों के एजुकेशन, लोगों के थिंकिंग से होता है। जैसे चाइना को देखिए, हमारे से 3 साल बाद आज़ादी मिली उनको, लेकिन अभी वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो इमर्जिंग सुपर पावर है वो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, लोगों के ऊपर सरमायाकारी किया। जैसे मैं कहता हूँ अक्सर कि एम्प्टी माइंड इज़ मोर डेंजरस देन एम्प्टी स्टमक, ठीक है। तो एम्प्टी स्टमक को तो कोई भी फिल कर देगा, लेकिन एम्प्टी माइंड को भरने के लिए टाइम चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, क्वालिटी, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल पूछना चाहिए। सवाल कब पूछेंगे आप? जब आपके अंदर में दिमाग होता है तब सवाल पूछेंगे। सवाल गलत नहीं होता है, जवाब गलत हो सकता है, लेकिन सवाल गलत नहीं, सवाल पूछना पड़ेगा। जैसे, है ना, न्यूटन ने बोला कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर नहीं गया,
सवाल पूछा उसने तो ग्रेविटी उन्होंने डिस्कवर किया, राइट। तो सवाल पूछने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। हमें स्कूल बंद नहीं करना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए, स्कूलों में टेक्नोलॉजी देना चाहिए। हमें जो है स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट बोर्ड देना पड़ेगा, स्मार्ट टीचर्स देना पड़ेगा, और टीचर्स को फैसिलिटेटर होना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो चैलेंजेस हैं इतने सारे बच्चों के सामने में, तो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आते हैं। चैलेंजेस जो है सिर्फ चैलेंजेस नहीं होते हैं, उनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हमारा जो यंगर जनरेशन है, जो जेन ज़ी जिसको बोलते हैं, अल्फ़ा है, जेन अल्फ़ा है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी नेमत है मुल्क के लिए, लेकिन उनको एक सही गाइडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, और उनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब हम लोग कॉलेज से निकले थे तो हम लोगों को जॉब ढूंढना था, अब जब ये कॉलेज से निकलेंगे तो जॉब जो है इनको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने लिए और दूसरों के लिए, तो उसको इनेबल करना पड़ेगा, फैसिलिटेटर होना चाहिए टीचर्स को। ठीक है, हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो मैकॉले का सिस्टम है जो एजुकेशन का, ठीक है, उसमें बहुत हद तक बदलाव आया है, लेकिन नाकाफ़ी है। वो बदलाव करना पड़ेगा, है ना। क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लोगों को इंक्यूबेशन सेंटर्स में लाना पड़ेगा, लोगों के आइडियाज़ को इंक्यूबेट करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा। ठीक है, करप्शन को कम करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ सरकार में कि सरकार को कैसे बने रहेंगे, सरकार में बने रहने की क्या ज़रूरत है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, अगर आप लोगों को कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो सरकार में बैठ करके क्या फ़ायदा है। वो सरकार कुर्सी है भाई, वो जनाजा थोड़ी है आपका, आप उतर जाओ, दूसरे को दो जो चला पाएगा अच्छे से। ठीक है, वो अर्थी थोड़ी है। तो अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो उतर जाइए, बात समझे, ये भी एजेंसी का कहना है। तो ये जो इतना बड़ा मुल्क है ना, अभी 80 साल हुए हैं। जो हमारे अंबेडकर थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने 1950 में ही ये एप्रीहेंशन जाहिर कर दिया कि हमको तो पूर्ण स्वराज नहीं मिला, पूर्ण स्वराज नहीं मिला, तो क्या जो स्वराज मिला हम उसको बचा के रख पाएंगे, है ना। उनका एप्रीहेंशन था पहले से। तो अब जब हम जितना लड़ेंगे आपस में, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान, ये सब करते रहेंगे तो हम बटेंगे तो बिकेंगे। ठीक है, और ये अगला सच जो है, जो हमारे पर जो गिद्ध की नज़र है, क्योंकि हम 150 बिलियन का लोगों का मार्केट है। अगर कोई एक पेन बना रहा है तो 150 बिलियन पेन बनाना पड़ेगा हिंदुस्तान में, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उस मार्केट को लोग ऐसे नहीं रहने देंगे, उसके ऊपर नज़र डालेंगे। तो अब हमको कैसे उनसे डील करना है, उनसे हमने कैसे डील करना है। ठीक है, तो हमको जो पॉलिसी एग्रीमेंट्स बनाते हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, एग्रीमेंट फ्री ट्रेड या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट करते हैं, या और भी दो जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, तो उसमें हमारा अपना जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे कर पाएंगे जब हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा, है ना, जब हमारे लीडर्स जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर हमारा लीडर कोई मान लीजिए एब्स्टीन क्लास है, ठीक है, या करप्ट है, ठीक है, तो वो तो डिसीजन नहीं लेगा, उसको तो लोग आर्म ट्विस्टिंग करेंगे और अपने इंटरेस्ट में डिसीजन दिलवाएंगे। ठीक है, तो हमारा लीडर हम कैसे चुनते हैं, हम लोग वोट देते हैं तो उसको क्या ध्यान दे करके दें, ये तमाम चीज़ें जो है दिमाग में कब आएगा, जब दिमाग जो है भरा रहेगा। क्वालिटी एजुकेशन हम लेंगे, हमारी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, हमको अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, तभी जाकर के। अब जैसे मैं हूँ, हो सकता हो कि अगर मैं दिल्ली में नहीं पढ़ता या हम क्वालिटी एजुकेशन हमको नहीं मिल पाती तो हमारी जो सोच वैसी नहीं हो पाती। ठीक है, हम जिस तरह से आज सोचते हैं वैसी सोच नहीं हो पाती। लेकिन ये सोच कैसे हो पाया, क्योंकि हम सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़े, तो सरकार ने बजटरी एलोकेशन दिया, पैसा दिया, तो हम वहाँ पढ़ पाए। वरना एक फार्मर का बच्चा दिल्ली में जाकर के पढ़ सकता है क्या? आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जानते हैं उनकी कितनी फ़ीस होती हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हर किसी का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सरकार को उसके ऊपर बजटरी एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा देना पड़ेगा, एजुकेशन में देना पड़ेगा, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में देना पड़ेगा, सैनिटेशन में देना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने बताया। इस तरह की चीज़ों में जब बजटरी एलोकेशन होगा, पैसा देगा, तब जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। लेकिन हम दूसरों के इन्फ्लुएंस के लिए हम अगर काम करेंगे
कि IMF ने ये बोला, वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा, उसके इन्फ्लुएंस में रहेंगे, उसके कर्जदार रहेंगे, तो हमको डिसीजन भी उनके अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। तो फिर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड ही रहेंगे, कभी फर्स्ट वर्ल्ड नहीं बन पाएंगे। तो यही सब बातें हैं, और हमारे लीडर्स हमसे ज़्यादा जानते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हम बातें जानते हैं तो वो भी जानते हैं। तो उनको जो है नेशन फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर पीपल नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर पीपल नहीं होना चाहिए। जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, कि हमको प्रॉफिट के लिए हम कुछ भी कर दें, कुछ भी बेच दें। मतलब कोई मेडिसिन बनाया, हमने क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया उसका, हमने मार्केट में उतार दिया, क्यों? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ज़रूरी है, लेकिन पीपल भी ज़रूरी है। तो पीपल का इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपके ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पेशेंसली सुनने के लिए, और हम सबको कहने से ज़्यादा अमल करना है।